अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक डिस्कशन हुआ था? ये क्लाउड वगैरह पे कुछ डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग? अरे बोलोगे? यस। यस सर। ठीक है, तो उसमें ठीक है, एक कोई बच्चा था, उसको मतलब सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड में थोड़ा कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा था। वो न कहीं एक सेंट्रलाइज वर्ड पे ही वो फोकस कर रहा था। और मैं भी उसे यही कोशिश कर रहा था कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसे तुम सेंट्रलाइज ही समझो। लेकिन अंतर ये है, सेंट्रलाइज में जब हम सेंट्रलाइज वर्ड यूज करते हैं तो कंप्लीटली वो सेंट्रलाइज होता है, मतलब देयर इज अ वन नोड दैट होल्ड्स ऑल काइंड ऑफ डेटा। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं तो डेटा सेंट्रलाइज तौर पे एक्सेसिंग होता है, पर डेटा जो होता है वो नोड टू नोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये भी था कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है सेंट्रलाइज, वो बेहतर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड से। तो मैंने कहा था कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड जो होगा, क्योंकि काम को बांट दिया जा रहा है, इसलिए काम की इफिशियंसी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब पे चर्चा हुई थी। हालांकि थोड़ा सा मैं जब इसको ऑनलाइन भी इसको डिस्कस किया था, तब भी मुझे वही सब चीजें मिली जैसे मैंने यहाँ पर सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड दिया था जब। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो आ रहा है कि इफ समवन हैज एक्सेस द सर्वर with the information, any data can be added, modified and deleted. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड में, डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में कह रहा है कि ऑल डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द नोड्स, यानी नोड टू नोड बटा रहता है of the network. If something is added, edited or deleted in computer, it will be reflected in all the computers in the network. Okay, इसी में कहीं और भी लिखा होगा, कहीं पे और भी पढ़े थे, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में वो फोकस किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि फॉल डाटा। ठीक है, इफ सम लीगल अवेलेबिलिटी में देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या कह रहा है कि ऑल डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द नोड्स ऑफ द नेटवर्क। इफ समथिंग इज एडेड, एडिटेड, डिलीटेड इन एनी कंप्यूटर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क। इफ सम लीगल अमेंडमेंट्स आर एक्सेप्टेड, न्यू इंफॉर्मेशन विल बी disseminated among the other users throughout the network. ठीक है, otherwise data will be copied to match the other nodes. ठीक है, therefore the system is self sufficient and self regulation। यानी इसके बारे में जब हम पूरा पढ़ें, सारे चीजों को पढ़ें, तब भी हमको यही लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इज फार बेटर देन द जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स है। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर नोड को सेंट्रलाइज मान के चल रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं बेहतर हमारा क्या सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो ये इस पे थोड़ा सा फोकस हुआ था पिछले क्लास पे, और इस पे चर्चा चली थी। उसके बाद आईओटी और डाटा साइंस पे थोड़ा सोचे थे कि डिस्कस करने की, लेकिन इस पे टाइम हम लोग का खत्म हो गया था। और इंटरनेट और थिंग्स भी कुछ नहीं है, जैसे नेटवर्क का जाल है, इंटरनेट का पावर है आपके हाथ में। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये हो गया कि हर एक डिवाइस को, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाए। ठीक है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल्स अगर आप ले लें, तो जैसे आप एक रिमोट कार चला रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, लेकिन वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिमोट कार रिमोट कंट्रोल से हैंडल होता है। ठीक है, वो रिमोट कार आपके इंटरनेट से हैंडल नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कोई कार चला रहे हैं, वो कार आपके ड्राइवर के द्वारा, आपके द्वारा हैंडल किया जा रहा है, वो इंटरनेट के द्वारा हैंडल नहीं किया जा रहा है। जब इन सारे इक्विपमेंट्स में, ठीक है, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, अगर इन सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ अगर इंटरनेट के पावर को जोड़ के उसके हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाने लगे, तो यही हमारा जो कंसेप्ट होता है, दैट कंसेप्ट विल कन्वर्टेड इनटू आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत सारे हेलो चीजें सर। हैं। हाँ,
सर नीरज सर बोले थे कि आपसे बात करने के लिए बात रिगार्डिंग ग्रुप के बारे में। वही प्रोजेक्ट, ग्रुप तो वो भी सर, है, वो क्या बात की है क्योंकि मतलब? सर अप्रैल एंड होने वाला है। बोले थे आपके पास ग्रुप का लिस्ट है, आपसे बात करते हैं। टाइम खत्म हो रहा है सर, अप्रैल का लास्ट है। अच्छा, तो ग्रुप का लिस्ट है तो सर क्या बोले कि ग्रुप का लिस्ट मेरे पास है, ग्रुप का लिस्ट बनाए बोले हैं थे हम कि लोग। सोनी सर से। हाँ, तो उसका मैं उसमें एक बार थोड़ा सा कंफर्म करके नहीं होता है फिर डाल देते हैं, ठीक है ना? कब तक सेंड करिएगा सर? आज से कल तक में मान लीजिए, ठीक है? डेली सर यही सब बोल रहे हैं कि 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। अब 1 से 2 दिन में इसलिए मिल जाएगा, ग्रुप तो बना लिए हैं पर वो ग्रुप का रिकमेंडेशन भी तो होना है ना। तो मैं एक बार ग्रुप को अप्रूवल करा लेता हूँ, फिर डाल देता हूँ आपके ग्रुप में, इसमें डाल दूंगा। आज हो जाएगा तो आज ही डाल दूंगा। ठीक है ओके, सर। ठीक। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ओके, अब देखिए, जब क्लाउड का कंसेप्ट मिला ना, तो एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, तो जैसे क्लाउड स्टोरेज का कंसेप्ट आपके पास आ गया, आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आ गया, जिसमें आप इंटरनेट के पावर को समझने लगे हैं। आप इंटरनेट के पावर के द्वारा आप हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए, ठीक है? ओके, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे आप क्लाउड स्टोरेज की जहां तक बात आ रही है, क्लाउड स्टोरेज में सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम गूगल या अमेजन से जुड़ जाए, किसी से भी जुड़ जाए, मान लीजिए कि गूगल से ही हम जुड़ जाए क्लाउड के लिए, ठीक है? तो सिर्फ हम जुड़ रहे हैं, हम एक पर्सन है या एक कंपनी है, तो हम सिर्फ गूगल से जुड़ रहे हैं आज के डेट में, क्लाउड क्लाउड के जरिए अगर हम जुड़ रहे हैं, तो सिर्फ हमारा मोटो ये नहीं है कि हमको सिर्फ स्टोरेज करना, वो तो एक फैक्ट है ही। ये अब गूगल जो कह रहा है ना कि अब क्लाउड के जरिए हम आपको बहुत सारी और एडिशनल फैसिलिटी देंगे, और भी एडिशनल चीजें मिलेंगी, उस एडिशनल चीजें से आपको और भी बेनिफिट होने वाली है। वो क्या है कि इसी क्लाउड के जरिए आपको मैं स्टोरेज तो दे ही रहा हूं, मैं आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करा दे रहा हूं जो लीगल होंगे, ठीक है? आपको क्या करना पड़ता है आज के डेट में, कोई लोकल तौर पे कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो आपको परचेज करना पड़ता है। ये कह रहा है कि जब आप मेरे क्लाउड के मेंबर हैं ही, ठीक है, तो मैं आपको वही सॉफ्टवेयर बहुत इकोनॉमिक दाम में लाइसेंस्ड वर्जन आपको प्रोवाइड करूंगा। आप बस क्लाउड से कनेक्ट होइए, वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर, जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम करना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कीजिए, काम कीजिए, और आपका डेटा भी क्लाउड में स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है? यानी सॉफ्टवेयर भी आप यूज कीजिए, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो भी स्टोर कीजिए। ये तो एक फैक्टर। दूसरा कि मैं आपको हार्डवेयर कैपेसिटी भी प्रोवाइड करूँ,
ठीक है, हार्डवेयर से पहले मैं थोड़ा सा दूसरा चीज लेता हूँ, नेटवर्किंग पे आता हूँ। आई विल प्रोवाइड अ नेटवर्क। ठीक है, मैं आपको एक नेटवर्क दे दूंगा, ये गूगल बोल रहा है, गूगल क्लाउड बोल रहा है। ठीक है, ये नेटवर्क का क्या मतलब है? अभी क्या है कि मान लीजिए हमको अपना नेटवर्क बनाना है, तो अभी राइट नाउ हम क्या करेंगे, फिजिकली हम, ठीक है, अपने यूजर्स को अपने साथ क्लाइंट बना के जोड़ेंगे। ठीक है, इनका डाटा का रिक्वेस्ट मेरे पास आएगा और मैं ये डाटा किसके पास भेज दूंगा, क्लाउड के पास भेज दूंगा, यानी गूगल के पास भेज दूंगा। बिल्कुल सही। गूगल कह रहा है कि ये नेटवर्क जो आप फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपके सारे क्लाइंट भी तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये नेटवर्क मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं गूगल के अंदर ही आपको एक एरिया दे दूंगा। मैं गूगल स्टोरेज क्लाउड जो है, उस गूगल क्लाउड के अंदर ही मैं आपको एक एरिया दे दूंगा। ये आपका एक यूनिक आईडी होगा और ये सारे आईडी से जो भी लॉगिन करेंगे, कनेक्ट होंगे, ठीक है, वो आपके इस पर्टिकुलर सर्वर से ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिजिकली तौर पे आपको कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ही प्रोवाइड करके दे दूंगा और बहुत ही इकोनॉमिक रेट में दे दूंगा। जो आप ऐसे करेंगे, जितना एक्सपेंसेस आएगा उससे काफी कम एक्सपेंसेस आपको इस पे आएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, नेटवर्क समय के साथ एक्सपेंड होता रहेगा, हो सकता है आपके नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ते जाए। अभी आपकी जरूरत मान लेते हैं 50 क्लाइंट की के अनुसार है, तो ये कह रहा है कि हम हार्डवेयर भी उसी अनुसार आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको अगर अभी लगता है कि ये पेंटियम 3 P3 अगर प्रोसेसर मेरा हो तो मेरे ये इतने यूजर्स को, ठीक है, कंट्रोल कर लेगा, तो आप हमको उतना ही पैसा दीजिए जितना P3 के लिए होगा। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि ये नंबर ऑफ क्लाइंट्स मेरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप मेरे को बोलिए, मैं आपके प्रोसेसिंग स्पीड को P3 से बढ़ा के P4 कर दूंगा, I3 कर दूंगा, I5 कर दूंगा, I7 कर दूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाता जाऊंगा, यानी जैसे जैसे आपकी जरूरतें बढ़ती जाएंगी, मैं आपके हार्डवेयर यानी आपका प्रोसेसर, आपका रैम, आपके स्टोरेज क्षमता, ये सब मैं बढ़ाता चला जाऊंगा एक नॉमिनल कॉस्ट पे। दिस इज द होल एंड सोल अबाउट द IoT। सिर्फ इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम ये ना समझे कि कम्युनिकेशन करा रहे हैं, कि भाई हमारे हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल से हम अपने कार का दरवाजा खोल रहे हैं, कार का दरवाजा बंद कर रहे हैं, कार स्टार्ट कर रहे हैं, कार का एसी स्टार्ट कर रहे हैं, घर का एसी। सिर्फ यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है, बल्कि ये जो चीजें बता रहे हैं जो क्लाउड के जरिए है, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ही आएगा। क्लियर? ओके। डेटा साइंस आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो गया है। ठीक है, डेटा साइंस के बारे में आप लोगों के पास में थोड़ी बहुत कोई भी जानकारी, डेटा साइंस जिसे हम डेटा साइंस बोलते हैं, जिसमें पाइथन अभी बहुत लीडिंग रोल परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ फ्रेमवर्क में बहुत सारे चीज, एनाकोंडा यूज किए जाते हैं, जुपिटर यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट द डेटा साइंस? यस सर, लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट करके सर उसको, उससे मीनिंग निकालना, उसको उससे रेलिवेंट डेटा निकालना बिल्कुल और उस बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल को और बिल्कुल ऑप्टिमाइज बिल्कुल करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। लार्ज स्केल का डेटा, लार्ज स्केल, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ डेटा। ये लार्ज ऑफ स्केल ऑफ डेटा का क्या मतलब है? क्या ये हम समझें कि ये लार्ज स्केल ऑफ डेटा कहीं एक जगह पे स्टोर है? No, sir, different places. डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस सच एज, मान लीजिए कि आपका, जैसे यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, और हम इंडिया में लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, AKU यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे डेटा है। PPU यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे डेटा है। ठीक है,
मान लीजिए एमयू यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे डेटा है, ठीक। अब हमको सभी में टॉपर्स है, ठीक है, तो हम यहाँ के डेटा से यहाँ का टॉपर्स निकाल सकते हैं ना। यहाँ के डेटा से यहाँ का टॉपर निकाल सकते हैं, और यहाँ के डेटा से यहाँ का टॉपर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टॉपर में टॉपर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तब तो हमें तीनों डेटा कलेक्ट करना होगा, और तीनों से टॉपर निकाल के फिर उनमें से क्या करना होगा, उन टॉपर में से फिल्टर करना होगा और किसी एक टॉपर को क्या करना होगा, निकालना होगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अ डेटा साइंस। एनी डाउट? लार्ज स्केल ऑफ डेटा, ये लार्ज ऑफ स्केल ऑफ डेटा सिर्फ एक से नहीं है, कई से है। हम इस तरह से AQ, PPU, MU और भी जितने हैं सबके टॉपर निकाले और उन टॉपर में से एक टॉपर हम निकाल दिए, और ये हो गया इंडिया का टॉपर, इंडिया का यूनिवर्सिटी टॉपर, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड डेटा साइंस, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आज की डेट में हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर हमको आगे बढ़ना है, आगे करना है, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि हम समझते हो कि हम ही बेहतर हो सकता है हमसे भी कोई बेहतर हो, तो जब बेहतर में से बेहतर निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि रियली में हम बेहतर हैं या हमसे भी कोई बेहतर है। अगर हमसे भी कोई बेहतर है तो मुझे बेहतर बनने की और जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक वर्क अबाउट डेटा साइंस, ठीक। Let's come to the another topic, and that is called what do we mean by multitasking and multi-threading। ये थोड़ा C# से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन तो नहीं हुआ था अभी। जावा में आपने पढ़ा होगा, ये जावा में ये पढ़ा होगा। लेट्स कम टू द मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग। क्या आप दोनों सेम है? बोथ आर सेम? हम मल्टीटास्किंग को मल्टीथ्रेडिंग या मल्टीथ्रेडिंग को मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं? नो सर। नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब डिफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंसेस कैसे समझेंगे? लेट्स कम टू दी प्रोग्राम और प्रोसेस। क्या ये दोनों सेम चीज है? नो सर। नो। तो क्या डिफरेंस है? सर, प्रोग्राम जो होता है वो प्रोसेस कहेंगे। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है सर। हाँ, प्रोसेस ऐसे जो होता है वो एक इंस्टेंस होता है। तो मतलब प्रोग्राम कंसिस्ट वन और मोर प्रोसेस। यस। ठीक है। अब प्रोसेस जो होता है, इट इज अ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म विद इन प्रोग्राम। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक प्रोग्राम आप लिखे, ये पूरा प्रोग्राम, ठीक है, और इसमें आप कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं ऐड का, ये इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट का, और ये इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है। तो प्रोग्राम तो इन तीनों चीज से मिलकर बना है, लेकिन एडिशन को हम लोग क्या कहेंगे? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, ठीक है। तो प्रोसेस डायरेक्ट रूप से प्रोग्राम नहीं हो सकता है। ये जरूर हो सकता है कि अब प्रोग्राम कंसिस्ट ओनली वन प्रोसेस, ये हो सकता है,
ठीक है, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर एक भी प्रोसेसर हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस प्रोग्राम बन सकता है अगर उस प्रोग्राम में एक ही प्रोसेस हो तो। ठीक है, हालांकि प्रोसेस हमेशा प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं होता है। ओके, अब ये जो मल्टीटास्किंग है ये किन के बीच में होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम के बीच में। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ ऐसे नॉर्मली? अलग अलग प्रोग्राम को एक साथ सर सीपीयू कौन कराता है मल्टीटास्किंग? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। ठीक है, यानी इस मल्टीटास्किंग को कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? ये कहता है कि अलग अलग प्रोग्राम या एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है, और इन सारे एप्लीकेशन को हम कंबाइंड करके एक साथ ऑपरेट कराएंगे। ओके, ये ओएस तो कहता है, सीपीयू कितना करता है एक बार में? क्योंकि इस ओएस अकेले काम थोड़ी कराता है, ओएस किससे काम करवाता है? सीपीयू से। सीपीयू से। और सीपीयू एक बार में कितना काम करता है? ठीक है, तो सीपीयू एक बार में एक काम करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कि हम आपका दो काम करा रहे हैं एक साथ। ये कैसे हो जाएगा? ये संभव है? यस सर। अरे ओएस ऐसा या नहीं। तो, हाँ, ओएस इस सीपीयू उसको को या थ्रेड तो में तोड़ेगा। एप्लीकेशन 1 देगा या तो एप्लीकेशन 2 देगा, क्योंकि सीपीयू तो एक बार में एक ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ओएस आपने प्रोसेस को कहा कि, टाइम लेता हाँ, ओएस आपने कहा कि ओएस मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है। कैसे करता है? टाइम शेयरिंग कर देगा सर। टाइम शेयरिंग कर देगा, यानी बीच में क्या लगा देगा? बिल्कुल सही, बीच में ये लगा देगा टाइम शेयरिंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग, इसको राउंड रोबिन भी आप कहते थे। ठीक है, इसको राउंड रोबिन मैकेनिज्म में आपने पढ़ा था, ओएस में पढ़ा होगा इसको। और कहता है कि ये करने के बाद इस दोनों में एक स्विचिंग टेक्निक लगा देंगे, जॉब के बीच में एक स्विचिंग टेक्निक लगा देंगे। ठीक है, और ये स्विचिंग टेक्निक हम इस जॉब को एक सर्टेन टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और वो टाइम इंटरवल मान लेते हैं कि हम रखते हैं 1/1000 सेकेंड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एप्लीकेशन 1 के सारे जॉब को 1/1000 सेकेंड के बराबर, तकरीबन, एग्जैक्ट नहीं होता है, मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक बार मैं 1/1000 सेकेंड के लिए एप्लीकेशन 1 भेज रहा हूं, 1/1000 सेकेंड के लिए। ठीक है, यहां पे चला गया एप्लीकेशन 1 1/1000 सेकेंड के लिए सीपीयू के पास, और तुरंत फिर 1000 अगली बार में एप्लीकेशन 2 का भेज रहा हूं। ठीक है, एप्लीकेशन 2 का 1/1000 सेकेंड के लिए वर्क भेज रहा हूं, तो अगली बार में इसके पीछे कौन चला गया? एप्लीकेशन 2 का 1/1000 सेकेंड। सीपीयू 1 बाई 1 ही काम कर रहा है, इसको एक बार में एप्लीकेशन 1 मिल रहा है, एक बार में एप्लीकेशन 2 का मिल रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल कितना दिया जा रहा है? 1/1000 सेकेंड। ये टाइम इंटरवल इतना कम है ना, इतना कम है कि हम इसे समझ ही नहीं पा रहे, और हमें लग रहा है कि ये दोनों के काम क्या हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए कि लैपटॉप यूज करते हैं और आप उसमें कोई सॉन्ग आप सुन रहे हैं, आप कुछ टाइप कर रहे हैं वर्ड वगैरह में। ठीक है, तो आप रियलाइज कीजिएगा कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या तो सॉन्ग रुकता है
या टाइपिंग रुक जाता है और फिर उसके बाद जितना टाइप किया होता है एकाएक अचानक आ जाता है। ऐसा वो इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू हो सकता है कि उस केस में सीपीयू आपके काम के अलावा सैकड़ों और काम में लगा रहता है, ठीक है, तो सीपीयू जो आपको टाइम दे रहा है वो काफी कम कर दिया, जिसकी वजह से आपका वर्क फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या हो गया, रुक गया, डिले हो गया, ठीक है। हालांकि सीपीयू की पूरी कोशिश होती है कि आपकी टाइम शेयरिंग को बनाए रखे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा इसको रिक्वेस्ट में लगा रहता है, हमेशा इसको यूटिलाइज करने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये हो जाता है। अगर सिस्टम थोड़ा ओल्ड हो तो ये जल्दी समझ में आएगा, अगर सिस्टम न्यू हो तो थोड़ा ये कम समझ में आएगा, क्योंकि नए सिस्टम की सीपीयू कैपेबिलिटी भी अच्छी होती है और उसका रैम कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग। ओके, और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? ये तो मल्टीटास्किंग हो गया, मल्टी थ्रेडिंग जावा में कौन कराएगा एक ही मल्टी प्रोसेस थ्रेडिंग? को अलग अलग प्रोसेस को डिवाइड। एक ही कौन प्रोसेस को अलग कराता है अलग मल्टी पार्ट में थ्रेडिंग? तोड़ देना सर। कौन कराएगा? ओएस कराएगा? JVM। मल्टी थ्रेडिंग कौन कराएगा? ओएस नहीं, तो कौन कराएगा? इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये जब भी होगा ओएस से नहीं होगा, ये जब भी होगा किसके साथ होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा होगा, ठीक है। ओके, कैसे समझे? तो अभी भी ये आपका सीपीयू है, ये चीजें तो वही रहेगी, ये आपका ओएस है, ये ओएस आपके एप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है, ये एप्लीकेशन 1 है, एपीएल 1, और ये एप्लीकेशन 2 है, एपीएल 2, ठीक है। इसके बीच में वो टाइम शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। ये तो ओएस का है, जहां पे ये आप पार्ट कह दिए मल्टी टास्किंग, ये तो हो ही रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन किस में बना है? हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एप्लीकेशन मल्टीमीडिया है। क्या है? मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया के बारे में हमारी जो जानकारी कहती है कि मल्टीमीडिया का मतलब होता है इज इक्वल टू ऑडियो प्लस क्या? वीडियो। 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 वैसे आप लोग ग्राफिक्स पढ़े भी है, ठीक है। और ऑडियो और वीडियो दोनों सेम टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता है, दोनों के टेक्नोलॉजीज क्या है? अलग अलग है, दोनों के अप्रोचेज अलग अलग है। ये सर अलग बात है वेटिंग में कि है उसका सर नेटवर्क। ठीक है, ये अलग बात है कि दोनों मिल के काम करते हैं तभी मल्टीमीडिया बनता है, लेकिन दोनों का टेक्नोलॉजी तो अलग अलग है। ओके, तो अब मान के चलते हैं कि मेरे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस ऑडियो है और एक प्रोसेस वीडियो है, ठीक है। और हमें इसे मल्टीमीडिया बना के ओएस को देना है, और ये दोनों, ये एप्लीकेशन 1 जिसे हम मल्टीमीडिया कह रहे हैं, ये मान के हम चल रहे हैं कि ये कौन करा रहा है, हम इसको कर रहे हैं C#। आप जावा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो C# कैसे कराएगा? सिर्फ ऑडियो पहले पूरा दे देगा इसको, और तब उसके बाद ऑडियो खत्म होने के बाद वीडियो दे देगा, तो मल्टीमीडिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों मिक्स देना होगा। और मिक्सिंग तो सर तभी होगा जब दोनों के बीच में आप क्या लगाएंगे? टाइम शेयरिंग।
जैसे ही आपने टाइम शेयरिंग दिया, यहाँ पे तो आपका स्विचिंग है ही, यहाँ पे भी आपका एक स्विचिंग बन गया, ये दोनों मिलेंगे, ये एक बनाया और ये एक बना के क्या दे दिया, एप्लीकेशन 1 दे दिया, ओएस के पास पहुंचा, ओएस मल्टीटास्किंग की दे रही है, सीपीयू से काम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन के बीच में हो रहा है इसलिए मल्टीटास्किंग, और यहाँ ये दोनों क्या है, ये है प्रोसेस 1 और ये है क्या, प्रोसेस 2, और ये इंटायर दोनों मिलके एक प्रोग्राम है। ठीक है ना, सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। इसको इसलिए मल्टी थ्रेडिंग कहा जाता है क्योंकि हम इस दोनों प्रोसेसेस को थ्रेड के जरिए, ठीक है, किसी तीसरे मेन मॉड्यूल या मॉड्यूल के साथ हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। ओके, अब सी शार्प में भी मल्टी थ्रेडिंग को काम करने के लिए सर सीपीयू को मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करना जरूरी होता है। मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करना जरूरी होता है, मतलब कोई जरूरी नहीं होता है। सर मल्टी थ्रेडिंग सीपीयू भी आता है ना। हाँ बिल्कुल, हाइपर थ्रेडिंग उसको बोलते हैं, हाइपर थ्रेडिंग उसको बोलते हैं। तो वो तब होता है यस सर। जब नंबर ऑफ कोर जो बढ़ाए जाते हैं, यानी लॉजिकली एक कोर को जब 2 कोर करना होता है ना, तो उसमें हाइपर थ्रेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप जो सीपीयू यूज करते हैं उसमें कोर 2 होता है लेकिन दिखाता 4 है, क्योंकि वो हाइपर थ्रेडिंग है। ठीक है, एक लॉजिकल बना देता है कोर, क्लियर। लेकिन जब नहीं था हाइपर थ्रेडिंग तब एक ही कोर था, तब भी तो काम हो रहे थे। अरे पेंटियम 1 पेंटियम 2 में कहा डुअल कोर का कंसेप्ट था, एक ही कोर था, कहा उसमें एसटी है हाइपर थ्रेडिंग का कंसेप्ट था। लेकिन तब भी तो विंडो 8, विंडो 98, विंडो मिलेनियम ये सब यूज कर रहे थे जो मल्टीटास्किंग सपोर्ट कर रहा था। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस तो यस। वहां थ्रेडिंग का जो मतलब है ना, वो कोर को बढ़ाना होता है, यानी 2 कोर को 4 कोर के बराबर कैपेसिटी में निकालना होता है। ठीक है, फिजिकल कोर 2 है, लॉजिकल कोर 4 है। क्यों? क्योंकि हाइपर थ्रेडिंग उसमें टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा को रिलेट करके नहीं समझना है कि उसमें क्योंकि हाइपर थ्रेडिंग होता है इसलिए यहाँ मल्टी थ्रेडिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये हम यहाँ पे पेंटियम 1 पेंटियम 2 का भी प्रोसेसर लगा दें तभी ये काम करेगा। ठीक है, हाँ सीपीयू मल्टीटास्किंग, ओएस जो है वो मल्टीटास्किंग सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग तभी होगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होगा, मल्टीटास्किंग होगा। अब आप यहाँ पे डॉस रख दीजिए, कहिए कि मल्टी थ्रेडिंग का काम करेंगे, करने देगा? आप यहाँ डॉस रख दीजिए और कहिए कि मल्टी थ्रेडिंग हम कराएंगे, होगा? आज की डेट में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉस तो क्या है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक बार में कितना काम कराएगा, एक ही काम कराएगा, एक का वो 2 काम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कहेगा एक काम जब खत्म होगा तभी मैं दूसरा काम स्टार्ट करूंगा। ओके, ये जानकारी इसलिए दी है कि सी शार्प में थोड़ा सा हमको मल्टी थ्रेडिंग भी आपको बताना है कि उसमें थ्रेड कैसे होगा। कॉन्सेप्ट तो जावा से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा तरीका में डिफरेंस है। वो डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे सी शार्प में कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं। लेकिन आज की समय अवधि को देखते हुए ये लग रहा है कि इसकी शुरुआत हम अगले क्लास में करेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होगा, कैसे क्लास बनाएंगे, कैसे उसके जैसे आप पढ़े होंगे जावा में रन मेथड होता है, अगर कोई भी थ्रेड बनाएंगे तो उसके अंदर रन मेथड होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी रन मेथड होता है, लेकिन वो रन मेथड हम कैसे यूज करेंगे, ये स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर मल्टी थ्रेडिंग होगा तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है, कहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बट दिस विल बी डिस्कस इन